नमस्कार। आज आपको मैं एक ऐसी लड़ाई के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिसे इतिहास की विडंबना भी कह सकते हैं। लेकिन जब उसके विस्तार में जाएंगे तो पाएंगे कि उस विडंबना की पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी जा रही थी। मजे की बात है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के हित के लिए लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में अधिकांश हिंदू राजा ही अनुपस्थित रहे और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने वाले योद्धाओं को निराकेला छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि एक दिन में ही करीब 1 लाख लोग मारे गए और उसके बाद भी तमाम लोग मारे गए। इसे इतिहास की भीषणतम और त्रासद लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जिसके परिणाम बहुत ही घातक हुए। चूंकि लड़ाई में एक पक्ष बुरी तरीके से हारा और बुरी तरीके से काल कबलित हुआ, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि के साथ भी यहाँ ये कहना जरूरी है कि उस लड़ाई की विवेचना के समय इस त्रासदी के चलते उन बातों की ओर कम ध्यान दिया जाता है जिसके चलते ये इतनी बड़ी त्रासदी घटी। मैं बात कर रहा हूँ पानीपत की तीसरी लड़ाई की, जो 1761 में हुई। और इस लड़ाई की पृष्ठभूमि बहुत पहले से बन रही थी। चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब का शासन अपने चरम पर था और शिवाजी महाराज ने उस शासन के खिलाफ हिंदू राज्य की स्थापना की लड़ाई शुरू की। वो अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल रहे, छत्रपति बने और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के सारे सिद्धांत और शिवाजी की सारी वीरता और शिवाजी की सारी दूरंदेशी उनके साथ ही समाप्त हुई। हालांकि मराठा साम्राज्य को शिवाजी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही बारीक सा अंतर है जिसको समझना चाहिए, और लोग अगर समझेंगे तो कालांतर में उसका फायदा ही होगा। शिवाजी ने जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना की, ये दुर्भाग्य है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद और काफी हद तक संभाजी ने भी उन सिद्धांतों का पालन किया, लेकिन शिवाजी और संभाजी की मृत्यु के बाद वो मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से सत्ता की लड़ाई में शामिल हुआ। और सत्ता की लड़ाई में जब बिना किसी सिद्धांत के शामिल हुआ जाता है तो वो लड़ाई अक्सर त्रासद ही होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई और मराठों का इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, इतिहास आप पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल इस बार भी ऐसा ही हुआ। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई और 9 साल के बाद संभाजी महाराज की भी मृत्यु हो गई, उनके जो पुत्र थे। और उसके बाद मराठों का औरंगजेब के साथ लंबा संघर्ष चला। वो संघर्ष तो जो चला सो चला ही चला, लेकिन साथ ही साथ शिवाजी और संभाजी के वंशजों में आपसी संघर्ष भी चलने लगा। आप मराठा साम्राज्य के इतिहास में डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ताराबाई और शाहू जी की आपसी लड़ाई, ये सब तमाम चीजें चली। वो दौर भी चला। बहरहाल काफी समय के बाद संभाजी के लड़के शाहू जी ने आकर के पूना में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और पेशवा की मदद से साम्राज्य को सीमाओं को फैलाना शुरू किया, जिसमें उनके पेशवा बाजीराव ने काफी कुछ योगदान दिया और मराठा साम्राज्य को काफी कुछ आगे तक पहुंचाया। गड़बड़ी की शुरुआत भी यहीं से हुई। अब सवाल हिंदू राष्ट्र का नहीं रहा, सवाल मराठा साम्राज्य का हो गया। जाहिर सी बात है, मराठाओं ने अपना विस्तार शुरू किया और उसकी जद में जो मुस्लिम नवाब और जो मुस्लिम वो तो आए ही आए, तमाम हिंदू राजे रजवाड़े भी आ गए। और मराठे जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी जीतते थे, उस क्षेत्र में उनका ये नियम होता था कि जैसे मान लीजिए वो किसी एक राज्य को उन्होंने जीता, तो उस राज्य के राजस्व का 1/4 एक चौथाई वो चौथ के रूप में वसूलते थे और उसके ऊपर 10% अलग से देना होता था। वो सरदेशमुखी कहलाता था। यानी उस चौथ को वसूलने का काम जो करता था, 10% उसको मिलता था, उसको सरदेशमुख कहा जाता था। इस तरीके से मराठों का चौथ और सरदेशमुखी का सिद्धांत भी जग जाहिर लोग जानते हैं, जो मराठा साम्राज्य के बारे में जानते हैं। सरदेशमुखी मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में जीएसटी, ये चौथ तो दे ही दो, साथ ही साथ 10% वो अलग से दो। ये सिलसिला शुरू हुआ। जब ये परंपरा शुरू हो गई
तो उस परंपरा के शुरू होने के बाद तमाम बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू राजे रजवाड़े थे उनको भी चौथ और सरदेशमुखी देनी पड़ती थी, जिन राजाओं को वो मराठा पराजित करते थे। ये सिलसिला भी शुरू हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जिस साम्राज्य की शुरुआत हिंदू राज्य की स्थापना के लिए हुई, जब वो मराठा साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि हिंदू स्वराज की बात और हिंदू हितों की बात पृष्ठभूमि में चली गई। मेन बात हो गई कि हमको मराठा साम्राज्य की स्थापना करनी है। उस रास्ते में जो भी आया उसको पराजित होना पड़ा, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो मुगल थे। मुगलों के ऊपर भी कई बार आक्रमण हुए, बाजीराव वहां तक सेना लेके पहुंचे। तो इन सब सारी की सारी चीजों के चलते ये हुआ कि मराठों का एक दबदबा, साथ ही साथ आतंक और साथ ही साथ चौथ और सरदेशमुखी की वसूली में जो उनकी निर्ममता थी, उसके चलते मराठे काफी हद तक बदनाम भी हुए। और यहाँ के आने के बाद फिर एक अगला सिलसिला शुरू हुआ कि जो उस समय के जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, वो सब सारे जो थे उनके बीच में जो सत्ता संघर्ष होते थे, उस सत्ता संघर्ष में भी मराठे किसी एक पक्ष की मदद करते थे बुलाए जाने पर, या वैसे भी, और पराजित राजा से या पराजित पक्ष से वो काफी मोटी रकम वसूलते थे। ये स्थितियां भी इस कदर खराब हो गई थी। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह को जब वो मराठों का पैसा नहीं चुका पाने की स्थिति में रहे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। जयपुर के राजा की आत्महत्या उस जमाने के हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। ये सब सिलसिला चला। उसके बाद फिर यहाँ से पतन की, या कह लीजिए कि शुरुआत हुई। उसके बाद पेशवा बाजीराव के मरने के बाद उनके बाद जो पेशवा है बालाजी बाजीराव, उनके लड़के थे विश्वासराव। उन्होंने ये सोचा, या ये भी स्वाभाविक सी बात है कि मुगल कमजोर हो गए हैं तो उनका लड़का क्यों न गद्दी पर बैठे, विश्वासराव। इस समय तक मराठाओं का आतंक इतना फैल गया था कि जो मराठों से इतर शक्तियां थीं, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो आपके नवाब थे, चाहे वो राजा रजवाड़े थे, चाहे वो जो भी थे, दक्षिण के और तमाम लोग थे, इन सब लोगों ने सोचा कि ऐसा जैसा पढ़ने को मिलता है कि अगर मराठा साम्राज्य दिल्ली तक पहुंच गया तो जो अभी अधिकृत रूप से दिल्ली पर काबिज नहीं है, तब तो इनके चौथ और सरदेशमुखी वसूली और इन सब चीजों का इतना आतंक है, काबिज हो जाए तो क्या करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो मराठों से आमने सामने की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते थे, जो उस समय का मराठों का दबदबा था। तो इन सब लोगों ने मिल करके अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का बड़ा बादशाह था, और मतलब हम लोगों के लिए तो लुटेरा ही कहा जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान में उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता है, इस हिंदुस्तान के सारे लोगों ने मिल करके उसको आमंत्रित किया, कहा कि आप आइए। वैसे भी वो उस जमाने में लूटमार के लिए दिल्ली में कई बार आता जाता रहता था। वो जमाना ऐसा था कि दिल्ली कमजोर हो गई थी और कोई भी दिल्ली में जाकर के लूटपाट करके चला आता था, चाहे वो बहुत सी शक्तियां थी जो करती थी, उसमें अहमद शाह अब्दाली मुख्य शक्ति था उस जमाने में। तो इन सब लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया और कहा कि आप आइए और मराठों को पराजित करिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। उसके पीछे प्रकट उद्देश्य ये, मतलब जो प्रकट उद्देश्य तो ये था कि भाई अहमद शाह आया है, आपको उससे लड़ने जाना है, और अंदर खाने ये बात थी कि अगर अहमद शाह हार जाता है तो वो वापस चला जाएगा, और जीत जाएगा तो मराठों के आतंक से हमको मुक्ति मिल जाएगी। अहमद शाह भी मान गया, क्योंकि सारे के सारे उसमें से बहुत बड़ी संख्या में राजा व रजवाड़े जो थे वो उसकी मदद को तैयार थे। अंदर खाने उसको उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तमाम तरीके की सहायता दी। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि एक भी हिंदू राजा मराठों की सहायता से उसने अपने आप को अलग रखा। एक भी हिंदू राजा मराठों की सहायता के लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में सामने नहीं आया। और जो एक राजा सूरजमल जाट आए, वो आए भी, और उन्होंने तमाम वो पूरी अच्छी नीयत के साथ आए, लेकिन मराठों की जो हालत उन्होंने देखी और जो मराठों की सत्ता दम्भ दिखा, उसके चलते वो भी उनसे किनारा काट के चले गए। नतीजा जग जाहिर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में सब जानते हैं। भयानक भीषण लड़ाई हुई और उसमें करीब 1 लाख आदमी एक दिन में मार डाले गए। मराठाओं का उस जमाने में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से एक न एक आदमी न मारा गया हो। ये बहुत त्रासद लड़ाई थी, जिसकी इतिहास में बार बार चर्चा होती है, और वो भी होता है, और भी तमाम प्रसंगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही बारीक सा अंतर है, जिसकी लड़ाई की त्रासदी में इस बारीक से अंतर को लोग भुला जाते हैं। साम्राज्य बनाना कोई बुरी बात नहीं है, तमाम साम्राज्य बने और बिगड़े,
लेकिन हिंदू हित के लिए जो लड़ाई शुरू की गई छत्रपति शिवाजी के द्वारा, बाद में पेशवाओं के द्वारा उसको मराठा साम्राज्य में जब के विस्तार के लिए जब कन्वर्ट किया गया, तो वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। और वो भी शायद गड़बड़ी न होती अगर इस बात का ख्याल रखा जाता कि विजय के क्रम में हिंदू राजाओं के साथ रियायत बरती जाती। वो नहीं हुआ, क्योंकि साम्राज्य जब आप बनाने निकलते हैं तो ऐसा नहीं, उस साम्राज्य बनाने की राह में जो भी पड़ता है वो मारा जाता है। उस समय धर्म या क्या नाम है जाति ये सब नहीं देखी जाती। उसमें बस ये होता है कि साम्राज्य के विस्तार में क्या करना उचित है वही मराठों ने किया। और जाहिर सी बात है जो प्रतिपक्ष था फिर उसने भी वही किया कि अहमद शाह अब्दाली को बुला करके उस कांटे को रास्ते से निकाला। वो लड़ाई बड़ी भीषण हुई, बड़ी सांघातिक हुई, बड़ी त्रासद हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़ाई में जैसे मैंने बोला कि इस बात जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि क्यों हिंदुओं के हित के लिए जो शक्ति खड़ी हुई उस शक्ति का साथ मतलब सबसे क्रूशल अवध पे हिंदुओं ने ही नहीं दिया, इसके बारे में भी अगर चर्चा की जाए तो उससे परिणाम काफी आगे निकलेंगे। और वो उनकी चर्चा लोग करने वाले करते भी, ऐसा नहीं है। इस लड़ाई का जो सबसे घातक परिणाम हुआ, जिसपे ये हुआ कि 1761 की लड़ाई में मराठा हारे और खेत रहे, और 1764 की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में फिर शुजाउद्दौला हारे और अंग्रेज जीते। इन दोनों लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप 3 बड़े काम हुए। एक तो मराठा शक्ति पूरी तरीके से परास्त हो गई, हालांकि बाद में वो सर्वाइव की 1820 तक, लेकिन बहरहाल वो पराजित अवस्था में ही सर्वाइव की। मुगल साम्राज्य भी अपने ध्वस्त होने की तरफ बढ़ चला, और अंग्रेज जो थे उनके लिए रास्ता पूरी तरीके से हिंदुस्तान पे काबिज होने के लिए आसान हो गया। अब इस लड़ाई के और भी 1-2 परिणामों पर चर्चा कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। जब आप बहुत जल्दी में रहते हैं और बहुत बड़ी टेरिटरी को एक बहुत छोटे समय में काबिज करना चाहते हैं तो ये अक्सर घातक होता है। औरंगजेब जिसके खिलाफ मराठे खड़े हुए थे, औरंगजेब ने भी यही गलती की थी कि उसने उस जमाने में जबकि चीजें एकदम अलग हुआ करती थी, यातायात के साधन वगैरह बहुत कम थे, उस जमाने में उसने पूरे हिंदुस्तान पर राज्य करने की जबरदस्त कोशिश की। वही उसके पतन का कारण बना। और कहीं न कहीं मराठों के पतन का भी एक कारण ये भी था कि उन्होंने उस जमाने में जब संसाधन बहुत कम थे यात्रा वगैरह के, यातायात के और भी तमाम कमियां थी, पूरे हिंदुस्तान को एक छतरी के तले लाने की कोशिश की। वो भी एक बड़ी उनकी गलती थी, जो गलती आमतौर पे उस जमाने में जो लोग साम्राज्य बनाते थे नहीं करते थे। एक ही उदाहरण दूंगा, अकबर ने जब ऑलमोस्ट अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया तो फिर उसने आगे की विजयें छोड़ दी। उसने कहा नहीं, अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जहांगीर उससे भी थोड़ा आगे कदम निकला, उसने तो अकबर की टेरिटरी को बढ़ाई नहीं, जो उसको मिली उसी पे उसने काम किया। और उसके भी बहुत पहले जाए अगर तो ये काम बहुत पहले हर्षवर्धन और पुलिकेशिन द्वितीय भी कर चुके थे। उत्तर भारत जीतने के बाद जब हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़े तो पुलिकेशिन द्वितीय ने उनका रास्ता रोका। वहीं पर हर्षवर्धन ने अपनी जीत को रोक दिया और उनका भाई उत्तर भारत हमारा और दक्षिण भारत आपका। जो लोग उस जमाने में इतने दूरदर्शी थे वो सफल रहे, साम्राज्य निर्माता रहे और उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। जो इस काम को नहीं कर पाए, जैसे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस त्रासदी की गाथा आज तक गाई जाती है। हालांकि ये त्रासदी बहुत बड़ी तो थी, लेकिन इस त्रासदी के पीछे कहीं न कहीं उस समय के जो नीति नियंता थे वो जिम्मेदार माने जाएंगे। हालांकि इस लड़ाई में जो बहुत बड़ा घाटा उठाया और नीति नियंताओं ने खुद भी उठाया। सदाशिवराव भाऊ मारे गए, विश्वासराव नई उम्र का लड़का था वो मारा गया, पेशवाई एक तरीके से बर्बादी हो गई। बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ, क्या किया जा सकता है। लेकिन इसके परिणामों पर अगर गौर करें तो आज के भी सत्ताधीश चाहें तो ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर आप सबके खिलाफ लड़ेंगे और सारे मोर्चे एक साथ खोल लेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ही खेत रहे और परास्त हो जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। नमस्कार।